Hello guys, Jai Sri Ram, Radhe Radhe. It's a Saurabh Karmakar here, and I welcome you all in ITP Science Effects. And it is the last unit of art education which we are going to do today. So, without any delay, just begin our this session. तो अगर आप देखोगे तो इसका जो सिलेबस है, इसमें परफॉर्मिंग द पपेट इस तरीके से बोला गया है। तो बेसिकली हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट जो था उसमें देखा था कि आर्ट एंड एस्थेटिक होता क्या है, इसके बारे में देखा था। अब हम लोगों ने जो सेकंड टॉपिक था, उसमें हम लोगों ने ये चीज़ देखा था कि अ, पपेट्री क्या होता है, उसको डिज़ाइनिंग कैसे किया जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी उसको परफॉर्म कैसे करना है, ठीक है? तो लेट्स बिगिन। Puppetry is a nexus is means it is the mix of art, story and learning. So basically हम लोगों ने कल देखा था कि puppetry का मतलब क्या होता है। Puppetry मतलब क्या था? एक ऐसा आर्ट है जिसमें अपन किसी भी नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग के फॉर्म में एनिमेट करते हैं, ठीक है? तो उससे हम लोगों ने कल सीखा क्या था? वो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता था, हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट करता था, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाता था। तो आज भी वही सब चीज़ें हैं। पपेट्री जो है, पपेट्री इज अ पावरफुल फॉर्म ऑफ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट, जो कि क्या कंबाइन करता है हमारे आर्ट को, स्टोरी टेलिंग को, मूवमेंट को। तो ये सब हम लोगों ने कल भी देख चुका था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड होगा कि अगर आपको ये बोलना है कि पपेट्री जो है कौन सा फॉर्म ऑफ आर्ट है, तो ये बोलोगे इट इज अ फॉर्म ऑफ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट। विजुअल मतलब क्यों? क्योंकि हम लोग उसको देख सकते हैं, जैसे कथकली वो जो था, ठीक है, कठपुतली वाला, तो वो विजुअल आर्ट है। परफॉर्मिंग मतलब जो मूवमेंट जिसमें हो रहे हैं, तो परफॉर्मिंग आर्ट भी हो गया। तो ये क्या करता है, ये कंबाइन करता है आर्ट को, स्टोरी टेलिंग को, मूवमेंट को और वॉइस को, ताकि अपन एक्सप्रेस कर सके अपना इमोशंस और वैल्यू को। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है। इट इज अ पपेट्री इज अ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट विच इंक्लूड आर्ट, स्टोरी, मूवमेंट एंड वॉइस। क्लियर है? और वॉइस से क्या होता है? टू एक्सप्रेस द आइडियाज, इमोशंस एंड वैल्यूज। तो ये हमारे क्रिएटिव पेडागोजी में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है फॉर द यंग लर्नर्स। अब इसका की एम क्या है? इसका की इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले ये क्रिटिकल कम्युनिकेशन को डेवलप करता है, ठीक है? दूसरा, ये हमारा क्रिएटिविटी को एनकरेज करता है और सेल्फ एक्सप्रेशन। हम लोगों ने कल देखा था कि कितने टाइप्स के पपेट होते हैं, ठीक है? तो वो पपेट से क्या होता है, जब हम लोग कुछ कुछ खुद से ही, जैसे सपोज़ टीचर अपर अपने को एंकरिंग करना है, कोई भी कॉम्पिटिशन हो रहा है तो अपने को एंकरिंग कराया जा रहा है। तो उसमें टीचर्स क्या करते हैं? एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इज़न्ट इट? तो वही चीज़ यहाँ पर भी होता है, जब हम लोग अपने आप को रिप्रेज़ेंट करते हैं, तो हमारे अंदर खुद की एक सेल्फ आइडेंटिटी बनती है, एक सेल्फ एक्सप्रेशन होती है, ठीक है? तो इसका मेन एम ये होता है, सबसे पहले तो हमारा क्रिटिकल कम्युनिकेशन के लिए होता है। दूसरा, हमारा क्रिटिकल कम्युनिकेशन, दूसरा क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए। तीसरा, हम लोगों ने ऑलरेडी बोल चुका है कि इससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, चाहे आप इंडिविजुअल में परफॉर्म करें या फिर ग्रुप में परफॉर्म करें। ये जो है एक डायरेक्ट लिंक है हमारे आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस और कोर एजुकेशनल एक्टिविटीज में। बेसिकली इस चैप्टर को पढ़ने का मेन एम यही है कि अपन आर्ट से कैसे बच्चों को सिखा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अब जो करिकुलम्स जो बनते हैं वो ट्रेडिशनल फॉर्म पे नहीं बनते। अभी जैसे आप लोग कैसे पढ़ रहे हो? पीपीटी के फॉर्म में पढ़ रहे हो। इवन हमारे करिकुलम में ये भी बोला जाता है आईटीपीकी कि आपको स्लाइड के फॉर्म में पढ़ाना है। क्योंकि हम जिस लेवल पे पढ़ रहे हैं, उसमें फ्यूचर में आपको इसी लेवल पे पढ़ाना होगा। ठीक है? आपको पीपीटी, स्लाइड्स ये सब से ही पढ़ाने होंगे। हालाँकि ट्रेडिशनल फॉर्म इज़ द बेस्ट फॉर्म, ठीक है? बट हम लोग को उसके साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो वही चीज़ है। तो पपेट्री का आपको मतलब समझ में आ गया? पपेट्री का मेन एम क्या है ये समझ में आ गया। ठीक है? नेक्स्ट मूव। तो अब अपन देखते हैं कि ये कैसे सपोर्ट करता है ओवरऑल डेवलपमेंट को थ्रू परफॉर्मेंस, ठीक है? तो ओवरऑल डेवलपमेंट थ्रू परफॉर्मेंस में ये कैसे सपोर्ट करता है? वेट, तो थोड़ा लैग हो गया था, तो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर हमारा हम लोग को ये पढ़ना है कि यहाँ पर जो पपेट है वो कैसे हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले अगर अपन देखते हैं इसका कोर कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, तो कोर कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या है? वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस में भई जब अपन पपेट्री परफॉर्म करते हैं, तो उससे क्या होता है, हम लोग अपना वॉइस को चेंज करते हैं, हम लोग अपना एक्शंस जो कोऑर्डिनेशन मूवमेंट होता है, उसको चेंज करते हैं। उसके बेसिस पे अपन कोई भी पपेट्री शो करते हैं।
ठीक है? तो अपने को जब पपेट्री शो करते हैं, सपोज़ लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल कि हम लोग रामायण का एक स्क्रिप्ट अपन उसमें थ्रू द पपेट्री वी आर गोइंग टू डू दैट आर्ट, ओके? तो अब उससे क्या होगा, सपोज़ अ, रावण का जब सीन आएगा, तो उसमें क्या होगा, उस टाइम पे जो हम जो है, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा-सा आवाज़ को अपना मॉड्यूलेट करेंगे, मतलब चेंज करेंगे, ठीक है? और जब राम जी का आएगा तब कैसे करेंगे, हम लोग थोड़ा-सा अपना वॉइस को सॉफ्ट रखेंगे, ठीक है? तो उससे हम लोग का कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होता है। तो ये चीज़ अपना पपेट्री परफॉर्मेंस में काम आएगा। क्लियर है? तो वॉइस में ये काम आता है ये। दूसरा लैंग्वेज के लिए, तीसरा एक्सप्रेशंस के लिए, चौथा इंटरेक्शन के लिए, पाँचवाँ एंगेजमेंट के लिए। क्लियर है? तो इससे अपने को क्या होता है ना, जब अपन ये सब चीज़ें करते हैं पपेट्री का, तो पपेट्री जब अपन परफॉर्म करते हैं, वेट, तो उससे क्या होता है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल में वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, एक्सप्रेशंस को अपने को चेंज करना पड़ता है, ठीक है? भाई जब अपन अगर खुद का एक्सप्रेशन चेंज करेंगे तो वो पपेट के जो उसमें है वर्क में वो दिखेगा। थ्रू कन्वेइंग इमोशंस थ्रू पपेट मूवमेंट एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। फिर इंटरेक्शन, अब ये इंटरेक्शन कब होगा, जब अपन सोलो परफॉर्मेंस करें तब तो नहीं होगा, बट जब अपन ग्रुप में करते हैं तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है। क्लियर है? तो इंटरेक्शन में भी काम आता है। एंगेजमेंट, तो इससे बच्चों का ये सब चीजें में काफी ज्यादा ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट इज ब्रॉडर एजुकेशनल एप्लीकेशन। तो एजुकेशनल एप्लीकेशन में क्या होगा, इसमें बच्चा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के बारे में सीखेगा। तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कैसे सीखेगा, वो नंबर्स, एनवायरनमेंट और हेल्थ के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीजें को समझेगा, ठीक है? दूसरा है लैंग्वेज एंड लिटरेसी। तो ये भी एक एजुकेशनल एप्लीकेशन है बाय टीचिंग थ्रू पपेट फॉर्म, ठीक है? क्योंकि जब बच्चा वो परफॉर्म करेगा पपेट का, तो उससे क्या होता है, बच्चे का काम लैंग्वेज डेवलपमेंट इम्प्रूव होगा, ठीक है? ये इम्प्रूव करता है बोथ एक्टिव लैंग्वेज एंड पैसिव लिसनिंग स्किल। तो ये दोनों, सुनने की क्षमता और बोलने की क्षमता, दोनों को ये इम्प्रूव करता है। थर्ड इज द सोशल इमोशनल लर्निंग। सोशल इमोशनल लर्निंग जो है, ये भी एक पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट करता है थ्रू पपेट, ठीक है? क्योंकि जब अपन पपेट परफॉर्म करते हैं तो ये जो वर्ड्स है सोशल इमोशनल लर्निंग, ये अपन कल भी पढ़ चुके हैं। इससे क्या होता है, जब अपन ग्रुप वर्क करते हैं तो एक दूसरे से अपन इंटरेक्ट करते हैं तो हमारा सोशल नेटवर्किंग बढ़ता है। साथ में कहाँ इमोशनल ज़्यादा एम्पैथी शो करना है, कहाँ नहीं शो करना है, वो सब चीज़ें अपन सीखते हैं। तो जब अपन ग्रुप में काम करते हैं तब अपने को सोशल इमोशनल लर्निंग का भी डेवलपमेंट होता है। तो वही चीज़ पपेट्री फॉर्म में भी होगा। देन वैल्यू एजुकेशन, तो ये जैसे हम लोग पपेट्री परफॉर्म जो है हमारे कल्चर्स को प्रिजर्व करने के लिए करते हैं, हम कुछ मोरल वैल्यूज को देने के लिए करते हैं, ठीक है? तो वही चीज यहाँ पर होते है। क्लियर है? तो द नेक्स्ट इज अब परफॉर्मर्स जर्नी, मतलब जब अपन परफॉर्म करेंगे तो कैसे होगा। स्कैप फोल्डेड अप्रोच, अब ये स्कैप फोल्डेड जो वर्ड है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? स्कैप फोल्डेड अप्रोच में स्कैप फोल्डिंग का मतलब क्या होता है, इसको समझना। इसका मतलब ये होता है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। अभी कुछ ऐसी चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको अभी फ़िलहाल के लिए नहीं आती, ठीक है? तो अब उससे क्या होता है, टीचर आपका सपोर्ट करता है ना? ऑफ कोर्स टीचर आपको सपोर्ट करेगा। अ, बट वो एकदम से, मतलब एक सपोर्ट प्रोवाइड करने को अपन बोलते हैं स्कैफोल्डिंग अप्रोच, ठीक है? तो लेट अस टेक अगेन एन एग्जांपल कि आपके कॉलेज में कोई कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो और आपको बोला जा रहा है कि आप वहाँ पर एंकरिंग करोगे। तो अब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हो, बीइंग अ फ्रेशर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हो। अब उससे क्या होगा, टीचर्स, सीनियर्स आपको गाइड करेंगे कि आपको ये चीज़ें बोलनी है, ऐसे बोलनी है, करना आपको है, बट सपोर्ट दे रहे हैं वो। तो वो जो अप्रोच है उसी को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग अप्रोच, ठीक है? तो परफॉर्मर जर्नी क्या होगा, पपेट से टू बिल्ड अ स्किल। तो ये जो है अपने को इस यूनिट में यही सिखाता है कि इसमें बच्चा जो है खुद का सेल्फ एक्सप्रेशन से लेके
कॉम्प्लेक्स कोलैबोरेटिव स्टोरी टेलिंग कैसे परफॉर्म करेगा, उस चीज़ के बारे में ये यूनिट अपने को सिखाता है। हर एक स्टेज जो है, वो बिल्ड होता है लास्ट स्टेज तक के, ठीक है? तो कल भी हम लोगों ने कुछ स्टेजेस देखे थे, यहाँ पर भी कुछ स्टेजेस है। मतलब कल हम लोगों ने कैसे बनाना है उसके लिए स्टेज देखे थे, पेपर पपेट्री, हैंड क्राफ्टिंग पपेट्री, ये सब चीज़ें, ठीक है? और फिर लास्ट में जाके अपन एकदम पेपर वाला जो था उसमें पहुँचे थे। वैसे यहाँ पर कुछ लेवल्स है। तो सबसे पहले सोलो वॉइस। तो सोलो वॉइस में क्या होता है, लेट अस टेक एन जस्ट यहाँ पर एक बार अपन गो थ्रू करते हैं, फिर अपन यहाँ पर एक-एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला परफॉर्मर जर्नी यही होता है, सोलो वॉइस। इसमें एक इंडिविजुअल परफॉर्मर होता है। देन डायलॉग, मतलब सिर्फ यहाँ पर 2 लोग परफॉर्म करेंगे। एन्सेम्बल, एक स्मॉल ग्रुप का कोलैबोरेशन होता है। एंड द लास्ट इज शोकेस व्हिच इज द फाइनल स्क्रिप्ट प्रेजेंटेशन, ठीक है? मतलब सपोज अपने को फाइनल स्क्रिप्ट प्रेजेंटेशन करना है, उसके लिए अपन क्या करते हैं, अपने अपन ने ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक छोटे-छोटे ग्रुप में, ठीक है? अब उस छोटे-छोटे ग्रुप में भी क्या किए, 2 लोग फ्रेंड है, तो इन दोनों को अलग से दे दिए। अब इन दोनों जब घर जाएँगे, तो अपना इंडिविजुअल परफॉर्म करेंगे। तो एक इंडिविजुअल से वो सफ़र स्टार्ट होता है और वो एंड में एक फाइनल स्किट में प्रेज़ेंट होता है। तो लेट्स मूव एंड डिस्कस वन बाय वन। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था, पहला था अपना सोलो वॉइस। तो सोलो वॉइस में इंडिविजुअल परफॉर्मर होता है। तो हर एक स्टूडेंट जो है, वो परफॉर्मेंस को बिगिन करता है थ्रू देयर ओन पपेट, ठीक है? अपने खुद के पपेट से वो इनिशियल स्टेप लेता है। अब इससे होगा क्या, बच्चे के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और वो एक जैसे अब इसका मतलब क्या है, मास्टरिंग द कोर मैकेनिक ऑफ ब्रिंगिंग कैरेक्टर टू लाइफ। इसका मतलब यही है कि जब अपन पपेट परफॉर्म करते तो पपेट का मतलब क्या होता था, जो नॉन लिविंग थिंग है उसको एक लाइफ क्रिएट करवाना। तो ये चीज भी बच्चा यहाँ पर सीखता है, तो एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है, दूसरा एक लाइफ में एक कैरेक्टर देता है, ठीक है? अब इसका की फोकस एरिया क्या है, तो की फोकस एरिया सबसे पहले पपेट को कैसे हैंडलिंग करेंगे, ठीक है? दूसरा वॉइस और मूवमेंट में, तीसरा सिंपल डायलॉग में, ठीक है? तो इसमें अपने को होता क्या है बेसिकली, जब पपेट हैंडलिंग करते हैं तो हमारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता है। वॉइस एंड मूवमेंट में क्या होगा, हमको कैसे अपने वॉइस को पिच कितना रखना है, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। थर्ड, सिंपल डायलॉग्स। अब भाई कुछ अगर स्किट परफॉर्म करना है तो डायलॉग्स तो याद करने पड़ेंगे, तो उसका जो मेमोरी स्किल है वो भी शार्पन होगा, ठीक है? तो सिंपल डायलॉग्स को लर्न करने से उसका मेमोरी स्किल शार्पन होगा। एंड नाउ, तो सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि सोलो वॉइस का मतलब क्या है, फिर उसका फोकस एरिया क्या है, फिर उसका अब आउटकम क्या होगा। जब बच्चा ये खुद से एक पपेट परफॉर्म करता है, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है और एक सेल्फ एक्सप्रेशंस आता है। मतलब खुद को एक्सप्रेस करने की एक आइडेंटिटी आती है। नेक्स्ट इज़ क्रिएटिंग अ डायलॉग, जो हम लोगों ने देखा था सेकंड वाले में, ठीक है? तो क्रिएटिंग अ डायलॉग में क्या होता है, इसको एक पेयर में किया जाता है, ठीक है? किसमें किया जाता है? एक पेयर में किया जाता है। इट इज डन इन अ पेयर। ये जो है ये बेसिकली शिफ्ट करता है एक इंडिविजुअल एक्सप्रेशन से इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग वाले में, मतलब और इंट्रोड्यूस करता है करेक्टर रिलेशनशिप के लिए। अब इसका मतलब ये मैंने सपोज कि हम लोग राधा कृष्ण का एक स्किट परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैंने कृष्ण का किरदार निभाया और मेरा जो फ्रेंड है वो, ये मेरी जो फ्रेंड है वो जो है वो राधा का किरदार करी। अब वो अपने घर में प्रैक्टिस करेगी, मैं अपने घर में। अब हम लोग जब क्लास में कोलैबोरेट होंगे, तो हम दोनों एक-दूसरे को जो स्टोरी टेलिंग जो हम लोगों ने अपने घर में प्रैक्टिस किया था, वो क्या करेंगे? नैरेट करेंगे। अब वो नैरेट करने से क्या होगा? हमारे बीच में एक, मतलब वो जो फाइनल स्किट में जो प्रेज़ेंट करना है, वो काफ़ी इम्प्रूव होगा, प्लस हमारी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी। ठीक है? तो ये चीज़ पपेट परफॉर्मेंस से होता है। अब इसका की फोकस एरिया क्या है? कोऑर्डिनेशन एंड टीम वर्क। तो इससे कोऑर्डिनेशन बढ़ता है और टीम वर्क बढ़ता है, ठीक है? दूसरा, कन्वर्सेशनल स्टोरी टेलिंग। तीसरा, टर्न टेकिंग एंड इंटरैक्शन। अब तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जब अपन अ, जब कोई 2 इंडिविजुअल एक साथ परफॉर्म करते हैं वर्क को, तो इससे क्या होता है, मूवमेंट का सिंक्रोनाइज़ेशन होता है और वो वर्क करते हैं एज़ अ वर्क विथ अ पार्टनर, मतलब वो एक-दूसरे की और हेल्प भी करते हैं। दूसरा, कन्वर्सेशनल स्टोरी टेलिंग। जब 2 लोग, जब भाई अगर कोई सिंपल एक सिंगल बंदा होगा, वो खुद से बड़बड़ाता रहेगा, तो वो मतलब करना चाहिए, ठीक है?
अपने जो अंदर की जो आइडेंटिटी है, वो पहचानना चाहिए, बट उसको एक्सप्रेस भी करना पड़ता है, ठीक है? ताकि अपने को पता चले कि हमारे अंदर क्या कमी है और अपन उसको इम्प्रूव कर सकें। तो कन्वर्सेशनल स्टोरी टेलिंग भी यहाँ पर होगा, ठीक है? तीसरा फोकस एरिया यहाँ पर ये रहता है जब 2 लोग के बीच में डायलॉग होता है कि टर्न टेकिंग एंड इंटरेक्शन मतलब कब किसको बोलना है, ठीक है? मतलब ये एक एक्टिव लिसनर भी बनाता है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बोलने वाले बहुत होते हैं, सुनने वाले बहुत कम होते हैं, ऐसा बोला जाता है ना। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होता है, आपको कब पॉज़ लेना है, आप जब डायलॉग क्रिएट करते हैं, तो आपको वो चीज़ पता होती है। अब इसका आउटकम क्या होगा? इससे बच्चा कन्वर्सेशनल स्किल के बारे में सीखेगा और कोलैबोरेटिव परफॉर्मेंस के बारे में सीखता है। नेक्स्ट इज़ अब अपन एक बिल्डिंग द एन्सेम्बल। एन्सेम्बल मतलब क्या हो गया? स्मॉल ग्रुप, ठीक है? अब 2 लोग के बीच ना होके क्या हो रहा है? अब यहाँ पर 4 लोग मिल गए। अभी इसके पहले सिर्फ़ 2 लोग थे। पहले एक इंडिविजुअल था, उसके बाद 2 लोग मिले, अब 3, अब थोड़े स्मॉल ग्रुप में हो रहा है। तो स्मॉल ग्रुप से जो है, अब उसमें बच्चों को परफ़ॉर्म करना प्लान करना पड़ेगा कि हाँ भाई, मेरे को क्या करना है, मुझे यहाँ पर किसको क्या बोलना है। तो स्टूडेंट जो है वो फ़ॉर्म करता है स्मॉल ग्रुप टू प्लान एंड प्रिपेयर शॉर्ट स्किट्स। ये स्टेज मतलब ये लेवल जो है, वो रिक्वायर हाई लेवल ऑफ कोऑपरेशन, ब्लेंडिंग मतलब मिक्सर, इंडिविजुअल कैरेक्टर, ब्लेंडिंग इंडिविजुअल कैरेक्टर वर्क इनटू अ कोहेसिव ग्रुप नैरेटिव। इसके कहने का मतलब ये है कि इसमें बेसिकली अगर अपने को एक स्किट परफॉर्म करना है, तो हम लोग को प्लान करना पड़ेगा कि किसको कहाँ पर बोलना है। अब उस प्लान को परफॉर्म करने के लिए, अब सपोज़ जैसे 4 लोग हैं, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। इस 4 लोग में एक तो बोल रहा है कि नहीं भाई मेरे को ये चीज़ नहीं करना है, ये तू कर। भाई ये एक स्किट है और आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। ये आपकी खुद की आइडेंटिटी है, सेल्फ एक्सप्रेशन है। आपको करना पड़ेगा। अगर एक कोलैबोरेट नहीं कर रहा है, तो वो पूरा स्किट बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर एक हाई लेवल ऑफ कोऑपरेशन सिखाता है, ये जो लेवल है। प्लस हमारा जो इंडिविजुअल कैरेक्टर है, उसको मिक्स करता है कि कैसे अपने को एक साथ जुड़ के रहना है। ठीक है? तो इसका की फोकस एरिया क्या है? जब कोलैबोरेटिव प्लानिंग मतलब जब अपन एक साथ इकट्ठा होंगे तो कैसे प्लान करना है किसी चीज़ के लिए, चाहे वो एक इवेंट के लिए हो या किसी चीज़ के लिए हो। फिर रोल रोल डिवीज़न मतलब अ, आपको कौन-सा कैरेक्टर बोलना है, वो भी सिखाता है ये जो लेवल है। थर्ड ग्रुप क्रिएटिविटी, तो ग्रुप क्रिएटिविटी जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ शेयर्ड आर्टिस्टिक विज़न। ऑब्वियस सी बात है क्रिएटिविटी लेवल इसमें इंप्रूव होगा। अब इसका प्राइमरी आउटकम क्या है? ये सपोर्ट करता है एडवांस्ड कोलैबोरेशन, प्लानिंग एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को। ठीक है? तो ये सपोर्ट करता है किसको? कोलैबोरेशन को, प्लानिंग को और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को। में ओके, मूव टू द नेक्स्ट। नाउ द फाइनल स्किट। अब जो छोटे-छोटे ग्रुप्स जो बने थे, अब वो एक साथ इकट्ठा होके एक स्किट परफॉर्म कर रहे हैं। एक स्किट को प्रेज़ेंट कर रहे हैं और पीयर्स मतलब जो हमारे स्टाफ है उसके लिए। द फाइनल परफॉर्मेंस, अब जो फाइनल परफॉर्मेंस है वो इंटीग्रेट करते हैं जितने भी हम लोगों ने प्रीवियस लर्न्ड स्किल थे इनटू अ कंप्लीट थीम ड्राइवन नैरेटिव। ठीक है? तो चाहे आप राधा कृष्ण का ले लो या रामायण का ले लो, रामायण में बहुत सारे थे। ठीक है? महाभारत भी आप कर सकते हो, तो इसमें छोटे-छोटे ग्रुप्स दे दिए। ठीक है? तो फाइनल स्किट इस तरीके से बनता है कि जो भी हम लोगों ने अभी तक देखा था मतलब एक इंडिविजुअल से लेके एक छो 2 लोग के बीच डायलॉग होने से लेके फिर थोड़ा-सा एक स्मॉल ग्रुप में, वो स्मॉल ग्रुप फिर बाकी अदर ग्रुप से कोलैबोरेट होने के बाद जो एक स्किट परफॉर्म होता है, वो जो है वो फाइनल स्टेज होता है। तो इसका क्राइटेरिया क्या है? ये थीमेटिक लिंक होता है, जैसे एक पर्टिकुलर थीम पे बेस्ड होता है कोई भी जो स्किट होता है। दूसरा, ये पॉलिश्ड एग्ज़ीक्यूशन होता है। मतलब इसमें फाइनल जो पॉलिशिंग किया जाता है, ठीक है? वो चीज़ होती है। एक एप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ करना, वॉइस को कैसे मॉड्यूलेट करना है, अप मूवमेंट को कैसे एक्सप्रेस करना है, इन सब चीज़ों के बारे में ये भी एक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है। जैसे क्राइटेरिया आप यहाँ पर ऐसा ले सकते हैं कि किस बेस पे आपको मार्क्स दिया जाएगा उस स्किट में। तो अब हम लोग बोल रहे हैं कि रामायण कर रहे हैं, अब आप उस दिन कुछ और परफ़ॉर्म कर रहे हो, तो आपका मार्क्स वहीं कटेगा, ठीक है? दूसरा पॉलिश एग्जीक्यूशन मतलब आप मूवमेंट को कैसे परफ़ॉर्म कर रहे हो, कहाँ पर वॉइस
आपका सही है कि नहीं है, उस पे बेस्ड। तीसरा, क्या वो जो आप स्किट कर रहे हैं वो ऑडियंस को एंगेज कर पा रहा है? ये चीज़ भी यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है? तो इसका आउटकम क्या होता है? इसमें जो है बच्चा स्टोरी टेलिंग में मास्टरी होता है, कोलैबोरेट करना सीखता है और परफॉर्म कैसे करना है इसके बारे में सीखता है। क्लियर है? तो कंसोलिडेटिंग लर्निंग थ्रू रिफ्लेक्शन। तो जब अपन स्किट को परफॉर्म करते हैं, कंसोलिडेटिंग लर्निंग का मतलब ये हुआ वो चीज़ों को सोचना कि क्या चीज़ जो आपने किया, वो उससे आपने क्या सीखा, ठीक है? तो उसको बोलते हैं कंसोलिडेटिंग लर्निंग थ्रू रिफ्लेक्शन। तो आफ्टर द परफॉर्मेंस जब अपन परफॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद बच्चों का एक कर्तव्य होता है कि वो उस प्रोसेस के दौरान उनको एक्सपीरियंस करना पड़ता है कि उन्होंने क्या स्किल्स को अपने अंदर डेवलप किया। तो इसका की रिफ्लेक्शन क्या होता है? की रिफ्लेक्शन मतलब वही चीज़, क्या उसने सीखा, क्या चैलेंजेस उसने फेस किए, उस प्रॉब्लम से उसने कैसे बाहर निकला, क्या स्किल्स उसने डेवलप किया, क्या उसने और क्या-क्या चीज़ों को उसको इम्प्रूव करना है। तो ये सब चीज़ें एक एक्टिव एक्सपीरियंस से आता है। एक्टिव एक्सपीरियंस इन द सेंस जब वो बच्चा परफॉर्म कर लेगा जब वो बच्चा स्किट परफॉर्म करेगा थ्रू पपेट्री तो उसने उसके दौरान क्या सीखा, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पर होता है। अब टीचर का रोल क्या होता है? फैसिलिटेट अ ग्रुप डिस्कशन दैट एनकरेज ऑनेस्ट एंड कंस्ट्रक्टिव सेल्फ असेसमेंट। अब जब पूरा अब जैसे होता है ना कि जब जब कोई प्रोग्राम हो जाता है, उसके बाद फिर टीचर एप्रिशिएट करती है या कुछ कमी होती है तो बताती है। ये प्रिंसिपल जनरली करते हैं। तो वही चीज़ होता है टीचर का रोल भी, ठीक है? सबसे पहले परफॉर्म करें, परफॉर्म करने के बाद हम लोगों ने उसमें क्या सीखा वो चीज़, सीखने के बाद अगर कुछ कमी रह गई तो उसमें अपन इम्प्रूवमेंट लाएँगे। एंड आई थिंक दिस इज़ द लास्ट बियॉन्ड द स्टेज अप्लाइंग puppetry इन द क्लासरूम। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हम लोग स्टेज में अभी तक हम लोगों ने देखा कि स्टेज में कैसे परफॉर्म करना है। इसके अलावा अपन क्लासरूम में क्या कैसे पपेट्री को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि जो पपेट्री है, ये एक ऐसा वर्सेटाइल टूल है, जो कि हमारे डेली लर्निंग को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करता है और सपोर्ट करता है एक इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट में, ठीक है? तो इसमें कैसे-कैसे अपन कर सकते हैं एक क्लासरूम में लेसन इंट्रोडक्शन। तो लेसन इंट्रोडक्शन में अपन पपेट का यूज़ कर सकते हैं, ताकि किसी भी न्यू टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस कर सकें, इन अ इंटरेस्टिंग एंड मेमोरेबल वे। क्योंकि देखो, अब जनरली सपोज़ मैं फोटोसिंथेसिस बता रहा हूँ, तो अगर मैं सिर्फ ऐसे बोल दूँगा कि फोटोसिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड रेज़, समझ आया? नहीं। बट वही चीज़ पपेट यहाँ पर पपेट्री का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो स्ट्रिंग्स लेना है, वो सब चीज़ें नहीं होती। एक प्रैक्टिकल परफॉर्मिंग और विजुअल वे में प्रेज़ेंट करना, उसको बोलते हैं पपेट्री, ठीक है? तो अपन पपेट के द्वारा मतलब एक मॉडल के द्वारा उस चीज़ को अगर बताएँगे कि हाँ भाई ऐसा प्लांट है, प्लांट में कुछ इस तरीके से मैकेनिज़्म बता दिए कि स्टोमेटा से गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं। तो लेसन को अगर इस तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे तो बच्चे को काफ़ी इंटरेस्ट भी आएगा, प्लस उनके मेमोरी में काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक याद भी रहेगा। तो लेसन इंट्रोडक्शन के समय अपन पपेट्री का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है हर एक क्लासरूम में कोई ना कोई शाय चिल्ड्रन होता है। शाय चिल्ड्रन मतलब जो शर्माने वाले बच्चे होते हैं। तो जब वो पपेट ये सब परफॉर्म करेंगे तो उनका जो स्पीकिंग स्किल है वो इम्प्रूव होगा और उनका एंग्ज़ायटी लेवल जो है वो भी खत्म होगा। तीसरा, जॉयफुल लर्निंग ऑब्वियस सी बात है। अब मैंने आपको सिर्फ़ अभी बताया था कि अगर हम लोग को स्टोमेटा इस तरीके से बताया जाएगा, तो सोचो जस्ट अगर हम लोग सच में ऐसा पढ़े होते, तो कितना ज़्यादा मज़ा आता उस चीज़ को पढ़ने में। ठीक है? अब मैं बोल रहा हूँ फोर्स इज़ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। भाई एक्सेलरेशन क्या है? पता नहीं। बस हम लोग पढ़ रहे हैं v इज़ इक्वल टू dx अपॉन dt वेलोसिटी का फ़ॉर्मूला। फिर अपन बोले डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। भाई अपन प्रैक्टिकल लाइफ़ देख ही नहीं रहे, अपन क्या समझेंगे? ठीक है? इसमें मज़ा नहीं आता। बट वही चीज़ अगर मैं बोलूँ कि सपोज़ आप अपने घर से आ रहे हो क्लासरूम क्लासरूम, ठीक है? तो उस दौरान सबसे पहले आप बस से आए, तो बस से कहीं पर ब्रेक लगा होगा, तो वहाँ पर आपका डीएक्सेलरेट हुआ, फिर एक्सेलरेट हुआ। आप पहुँचने के बाद फिर कुछ स्टेप्स लिए। सपोज़ आप फर्स्ट फ्लोर में पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर जैसे-जैसे अपन ऊपर जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा, हाइट कितना होगा, ये सब चीज़ें। प्रैक्टिकल वे में अगर अपन बताएँगे, तो वो जो लर्निंग है, वो काफ़ी ज़्यादा जॉयफुल हो जाती है। तो एक पपेट्री से अपन जॉयफुल लर्निंग करवा सकते हैं एक क्लासरूम में। फोर्थ, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है, इसमें
एडॉप्ट करते हैं पपेट एक्टिविटी को ताकि वो सपोर्ट कर सके डाइवर्स लर्निंग नीड और स्टाइल्स को। ठीक है, इंक्लूसिव मतलब एक साथ एकत्रित। तो एजुकेटर रोल, तो अगर आप फ्यूचर में एजुकेटर बनोगे, ठीक है, वेट, तो आपका कर्तव्य क्या होगा उस चीज के बारे में जानना है। पपेट्री एक्टिविटी में टीचर का प्राइमरी रोल ये होता है कि एक सपोर्टिव स्पेस प्रोवाइड करते हैं। मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि जैसे हम मैंने आपको बोला था स्कैफ फोल्डिंग, ठीक है, तो स्कैफ फोल्डिंग का काम होता है एक टीचर का कि कहाँ पर उनको थोड़ा सा हेल्प करना है उस चीज के बारे में। सिर्फ उनको ये नहीं करवाना है कि डिक्टेट करवा देना, हाँ भाई इसका मतलब ये होता है ऐसा वैसा नहीं। उनसे वर्क भी करवाना है, साथ में उनके हेल्प भी करना है। आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। ये देख रहे हो, ये फिंगर पपेट, ठीक है, इन सब बच्चों के हाथ में फिंगर पपेट है। ये सब अपन कल पढ़ चुके फिंगर पपेट्स क्या होते हैं, ठीक है। की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है टीचर का कि गाइड करना और मोटिवेट करना। दूसरा, नर्चर द इमेजिनेशन, उनके जो इमेजिनेशन स्किल है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अक्सर मैंने लाइफ में बहुत ऐसे अपने फ्रेंड सर्कल में ही देखा है कि वो इमेजिनेशन नहीं कर पाते, ठीक है। मतलब हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इमेजिन कर लेते हैं, अगर बोलेंगे कि आ, पेड़ से एप्पल गिरा, तो उसमें वो उस इमेजिनेशन को ही समझ जाएँगे। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इमेजिन नहीं कर पाते। तो टीचर का काम होता है थ्रू पपेट उनको इमेजिनेशन पावर को इम्प्रूव करवाना। एंश्योर द इक्विटी मतलब हर लोग का इक्वल पार्टिसिपेशन हो, जिससे कि उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और सेल्फ एक्सप्रेशन है वो इम्प्रूव हो सके इस चीज़ के लिए। तीसरा, इंटीग्रेट एज़ अ टूल। चौथा है इंटीग्रेट एज़ अ टूल, स्किलफुली यूज़ पपेट्री एज़ अ डायनामिक, मतलब अपन डायनामिक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अपन इसको यूज़ कर सकते हैं या करवा सकते हैं, ठीक है? तो क्रिएटिव साइकिल मेकिंग, परफॉर्मिंग एंड लर्निंग, मतलब ये ओवरऑल कंक्लूजन दे दिया गया है कि कैसे आप क्रिएटिव साइकिल को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आप पपेट को बनाओगे, फिर उसको परफॉर्म करोगे, फिर उसमें से क्या सीखा उस चीज़ के बारे में करोगे। तो इसको आप लोग एक-एक बार यहाँ से देख सकते हो। एंड इट इज़ द लास्ट व्हिच सेज पपेट्री अ कॉर्नरस्टोन ऑफ होलिस्टिक चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है? तो हम लोगों ने इससे क्या-क्या सीखा? ये जो है सबसे पहले तो पपेट्री जो एक बहुत ही एक्सेसिबल है, एडैप्टेबल है, कहीं पर भी कर सकते हैं और एक जॉयफुल मीडियम है, जो कि सर्व करता है एज़ अ पावरफुल कैटलिस्ट फॉर द ग्रोथ। तो इससे हमारा क्रिएटिविटी स्किल बढ़ता है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ता है, हम लोग कोलैबोरेट अच्छे से करते हैं, सोशल इमोशनल स्किल्स डेवलप होती है, हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। तो ये ओवरऑल हम लोगों ने पपेट्री से क्या सीखा उस चीज़ के बारे में है। एट द लास्ट मैं यही बोलूँगा कि हम लोगों ने जो आर्ट एजुकेशन है वो खत्म तो कर लिए हैं, बट जो क्वेश्चंस होते हैं वो यूनिवर्सिटी वाइज़ जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको सब कुछ करवा दिया है, ठीक है? और फाइनली मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बता के हम लोगों ने बीएड के आर्ट एजुकेशन वर्जन ऑफ इंडियन एजुकेशन बचा है और एक और जो है एजुकेशन का इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो ये इंडियन नॉलेज सिस्टम और आर्ट एजुकेशन ये फाइनली अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? और अब हम लोग जैसे कि इसके पहले मैं आईटीपी सेकंड सेमेस्टर के लिए भी अब से स्टार्ट कर चुका हूँ, ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं। तो आप जो सेकंड सेमेस्टर वाले हैं या जो आप लोग जाएँगे, उसके लिए भी रेडी रहिए, ठीक है? तो आई होप ये आपने एन्जॉय किया और हाँ, एक और बात कि यूनिवर्सिटी वाइज़ क्वेश्चंस डिफर कर सकते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया है और क्वेश्चंस जो है जैसे उसमें परफॉर्मिंग आर्ट, फाइन आर्ट और विजुअल आर्ट इसको आप अलग से जहाँ से भी सोर्स मिल सकता है उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो थैंक यू, सी यू सून, राधे, राधे।